जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, हम लोग क्लास 10 का सब्जेक्टिव वाला एसएसटी का सारा पेपर देख रहे हैं। और इससे पहले जो है आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 के एग्जाम में आने वाला है, इससे पहले आप लोग का 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और मैथ्स और साइंस की तैयारी पहले ही कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोग में से नहीं देखे होंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम लोग एसएसटी का सब्जेक्टिव का पार्ट 6 देखने वाले हैं और चलिए जल्दी से इसको बताते हैं कि इसमें क्या क्या सवाल है और कितने सारे सवालों को जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक करके सारा डिस्कशन करते हैं। इतना सवाल इसमें कराएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जरूर देखिएगा। पहला सवाल है बांगर और खादर में अंतर लिखिए। ये जब भी सवाल आएगा ये 2 नंबर के लिए आएगा, यानी कि बांगर और खादर में जो मिट्टी होती है उसमें अंतर बताना है। तो पुरानी जलोढ़ में देखिए अंतर किस तरह से आपको लिखना है वो देखिएगा। अंतर करते समय आप लोग क्या करना है, 2 कॉलम बना लीजिएगा दोनों तरफ साइड का, और उसके बाद जो है इसको आंसर करना है। तो हम क्या किए हैं कि बीच में लाइन ड्रॉ किए हैं, एक तरफ बांगर मिट्टी लिखे हुए हैं और एक तरफ खादर लिखे हुए हैं। देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं। इसमें कणों का जो आकार होता है वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ठीक है। और नई जलोढ़ मृदा जो होती है उन्हें खादर कहा जाता है। इनका जो कणों का आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, माने कि महीन होता है। दूसरा पॉइंट में है बांगर मृदा को बाढ़ का प्रभावित नहीं होता है। बांगर मृदा में बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि इसमें बाढ़ प्रभावित होती है। बांगर मृदा जो होती है महाराष्ट्र और पंजाब में मुख्य तौर पर पाई जाती है, जबकि खादर मिट्टी जो है उत्तरी बिहार और गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है। तो ये सवाल जो है हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है। तो हम 3 पॉइंट किए हैं, आप लोग 2 पॉइंट कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। मृदा अपरदन और भूक्षरण, ये 2 चीजें सवाल जो है हमेशा पूछा जाता है। दोनों एक नंबर के लिए आपस में सवाल पूछा जाता है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, आंसर देखिएगा। और साथ ही साथ इसमें सवाल ये भी पूछा गया है कि मृदा अपरदन से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारण और समाधानों को लिखें। तो देखिए आंसर क्या है, आंसर देखिए यहां से है, मिट्टी के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब है कि मिट्टी एक जगह से कट जाती है, दूसरी जगह पे हो जाती चली जाती है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है मृदा का अपरदन। इसका मुख्य कारण क्या है, पहला है वनोन्मूलन, वन की समाप्ति के कारण, दूसरा है अतिचारण कारण और तीसरा है अति निर्माण के कारण ना। जब ये 3 चीजें कर दी जाती थी ना, और भी चीजें होती है। वनोन्मूलन यानी पेड़ पौधों की कटाई कर दी जाती है तो मिट्टी ढीला पड़ जाता है, हवा चलती है या मिट्टी तो क्या होता है बहकर चली जाती है। दूसरा अति पशुचारण, जब पशु को अधिक चरा दिया जाता है तो वहाँ की मिट्टी क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है और वहां से निकल जाती है। और जब घर का निर्माण किया जाता है उस समय भी हो जाता है। अब देखिए इसके लिए समाधान क्या क्या कर सकते हैं। तो समाधान करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि सर मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो पहला पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगा सकते हैं, पशुचारण पर नियंत्रण कर सकते हैं, निर्माण और खनन कार्यों को थोड़ा कम कर सकते हैं। पूरी तरह तो कम नहीं कर, क्योंकि पूरा कम कर देंगे प्रौद्योगिकी का विकास रुक जाएगा, तो थोड़ा नियंत्रण में कम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद का सवाल में देखिए, उत्खाद भूमि से आप क्या समझते हैं, यानी उत्खाद भूमि किसे कहा जाता है। ये हमेशा 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है उसे उत्खाद भूमि कहते हैं। माने जो भूमि बंजर हो जाती है, बंजर नहीं कह सकते हैं, जो जोतने के योग्य ना रह जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 नंबर में पूछा जाता है। 3 राज्यों का नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसमें 3 सवाल भी है। ये 3 राज्यों का नाम बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है और इसमें कौन सी फसल की जाती है। जरा देखिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी में क्या होता है, मुख्य तौर पर कपास की खेती की जाती है। तो 2-3 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये सब सवाल जब भी पूछा गया 3 नंबर पूछा गया है, लेकिन इसमें क्या है 2 नंबर का सवाल के ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप लोग का 2 नंबर का आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी के 3 विशेषता, ये भी देखिए 3 नंबर का पूछ सकता है। तो जरा देखिएगा, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा की हम लोग बहुत सारी विशेषता देख चुके हैं, तो देखिए वही सब लिखा हुआ है। इसकी 3 विशेषता पहले लिखे हुआ है, यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है और इसमें गहन कृषि की जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरस, पोटास और चूना पाई जाती है। इस मिट्टी में गेहूं, चावल, गन्ना और दलहन जैसी फसलें की जाती है। और भी विशेषताएं आप लोग को ऊपर में याद होगा, जो मिट्टी वाला कराए थे इससे पहले वाला वीडियो में, तो उसमें आप लोग को बताए थे कि जलोढ़ मृदा की क्या क्या विशेषता होती है और इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या करना उचित रहता है या क्या कदम उठाना चाहिए।
तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती कर सकते हैं। दूसरा होता है समुच्चय जुताई कर सकते हैं। तीसरा होता है पेड़ पौधे कटाई को रोक सकते हैं। पशुचारण पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो इतना सारा तो पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन होता है? सॉरी, कहाँ चला गया? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ये ऑब्जेक्टिव के लिए सवाल बन गया है। देखिए 1 नंबर का सवाल बना हुआ। लौह अयस्क जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? अत्यधिक सिंचाई। ये सवाल है ऑब्जेक्टिव के लिए है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है? तो उत्तराखंड। ये ऑब्जेक्टिव के लिए 3 सवाल जो यहाँ पे बताया गया है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है कि लौह अयस्क किस प्रकार संसाधन है? अनवीकरणीय। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। और किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है? उत्तराखंड में। चलिए आगे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। संसाधन क्या होती है? तो पर्यावरण में उपलब्ध वह सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे पदार्थ कहा जाता है। यानी हमारे पर्यावरण में वो सारी चीजें, वो सारी जरूरतें, यानी वो सारी वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे संसाधन कहा जाता है। जैसे हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? हवा, मिट्टी, पानी, भोजन, कुर्सी, बेंच, किताब, कलम, जो भी आप अपने आसपास जो भी चीजें दिखते हैं उसको। अब संसाधन का जो प्रकार होता है किस प्रकार से होता है? संसाधन मुख्यतः देखिए आपका प्राकृतिक संसाधन होता है एक। तो वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अगर आप लोग को अगर पूरी बात समझनी है तो इसमें समझिएगा। संसाधन जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार से होती है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानव निर्मित संसाधन, एक होता है मानव संसाधन। ये आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी के बुक्स में। तो यहाँ पे डिटेलली क्या है कि ऑब्जेक्टिव को लेकर भी चल रहे हैं ना, तो इसमें 2-2 मार्क्स का, 2-3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें से है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? नाम से पता चल रहा है वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उसे कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। जैसे आप लोग क्या क्या बोल सकते हो? जल है, वायु है, पेड़ पौधे इत्यादि है। मनुष्य के संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों कहा जाता है? माने कि मनुष्य को संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों कहा जाता है? तो जरा सुनिएगा। मनुष्य को सबसे संसाधन इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो खुद एक संसाधन होती है। इसमें क्या होता है कि वह तकनीकी ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल करके वह दूसरे व्यक्तियों के लिए खुद एक संसाधन होता है, इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कौन से हैं? तो सामुदायिक स्वामित्व मतलब कि जिसमें सभी का जो है अधिकार होता है। तो देखिए वैसा संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराती है उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे शमशान हो गया, भूमि हो गया, तालाब हो गया, पार्क हो गया, यह सभी जो है सामुदायिक संसाधन होता है क्योंकि समुदाय के सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है। आगे देखिएगा। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता का मतलब होता है जीवों में जो अंतर पाई जाती है। तो देखिए इसका टॉपिकली क्या, ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि टॉपिक है, एक बार बस इसको देख लीजिएगा। जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जैव है उसके अंतर होना, यानी जीवों में जो अंतर पाया जाता है उसे जैव विविधता कहा जाता है। अर्थात जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न वनस्पतियों और प्राणियों से है जो अपने कार्यों और आकार के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा। यह मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि मानव एक एवं अन्य जीवधारी मिलकर एक जटिल पारितंत्र का निर्माण करती है और इसके लिए सभी का अस्तित्व होना आवश्यक होता है। ठीक है। आगे देखिएगा। प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? आपके टॉपिक यानी बुक के टॉपिक में दिया हुआ है प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। तो प्राकृतिक रूप से खुद जो उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति माने कि वैसे पेड़ पौधे जो अपने से उगता है। ठीक है। चलिए अब पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र ऐसा तंत्र होता है जिसमें पादप और जीव जंतु आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर रहते हैं। आगे आता है वन्य जीव। वन्य जीव का मतलब क्या होता है? वैसा जीव जो केवल वनों में पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वन्य जीव कहते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल देखिए यहाँ पे क्या है? फ्लोरा फोना से आप क्या समझते हैं? फ्लोरा फोना क्या होता है, क्या समझते हैं? ये 2 नंबर के लिए सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये इसको आ जाएगा 2 नंबर के लिए। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों को फ्लोरा कहा जाता है जबकि जंतुओं की प्रजाति को फोना कहा जाता है। ध्यान रखिए, 2 नंबर में पूछा जाता है। फ्लोरा फ्लोरा फोना से क्या करें? फ्लोरा का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला वनस्पति, जबकि फोना का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला प्रजाति। ठीक है। कुछ हिंटेड देख लीजिएगा। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात दोनों मौजूद है। तो भारत अपने वनस्पति जात के लिए प्रसिद्ध है और भारत में लगभग 47 यानी कि 47,000 प्रजातियां
पादप प्रजातियां और लगभग 15,000 अन्य प्रजातियां यानी कि पुष्प प्रजातियां पाई जाती है। भारत में लगभग 81,000 से अधिक प्राणी और जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर यानी कि भारत में 1200 से अधिक पक्षी प्रजातियां और 2500 से अधिक मछली की प्रजातियां पाई जाती हैं और साथ ही साथ 60,000 से अधिक ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें कीट पतंगे और छोटे छोटे जीव आते हैं। यानी हमारे भारत में इतने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक देखिएगा, नोट करके लिखवाए हैं, नोट करके इसलिए लिखवाए क्योंकि ये अलग से सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो देखिएगा, चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तेदार उल्लू, महुआ का पेड़ से कहते हैं, ये सब लुप्त हो चुकी है ना। लुप्त हो चुकी है मैंने बहुत ज़्यादा कम मिलती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, लुप्त हो चुकी है। भारत में बड़े प्रजातियों में से स्तनधारी की 79 प्रजातियां पक्षियों की जो है वो लुप्त हो चुकी है। सॉरी, लुप्त बोल रहे हैं, पक्षियों की जो है वो प्रजातियां हैं और सरीसृपों की जो 15 प्रजातियां जो है पाई जाती है और स्थल में के रूप में मिली है। ये अभी जो है खतरा का झेल रही है, अर्थात क्या है कि जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं, प्रजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। टॉपिक है मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछने का चांसेस बढ़ जाता है। प्रजातियों का वर्गीकरण, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, जिसे IUCN कहा जाता है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो निम्नलिखित श्रेणी में रखा गया है उसके बंटवारे को। पहला, सामान्य जातियों में रखा गया है। सामान्य जाति क्या होती है? यह जातियां होती है जिसमें संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे कि पशु, साल, चीड़ और कृंतक इत्यादि। दूसरा क्या माना गया है? IUCN के अनुसार लुप्तप्राय जातियां हैं। उसके बाद क्या है? सुभेद जातियां क्या होती है आप देख लीजिएगा। उसके बाद संकटग्रस्त जातियां। तो ये आप लोग को इतने प्रकार से जो है वो बांटा गया है। आगे देखिएगा, हेडिंगली देखेंगे तो भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। तो हमारे भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है वो देखिएगा। सन 1960 से लेकर 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने वन जीव की सुरक्षा के लिए नई कानून की मांग की थी और उनकी मांग के कारण सरकार ने भारतीय वन जीवन अधिनियम में 1972 को लागू किया था। इसमें निम्नलिखित उद्देश्यों को शामिल किया गया था। पहला क्या उद्देश्य था? इस अधिनियम के तहत संरक्षित गलत है, लिख लीजिएगा ठीक से, संरक्षित प्रजातियों को एक अखिल भारतीय सूची में रखा गया। देखिए इसमें क्या है कि संरक्षित किए जाने वाले जो भी जानवर थे, जो प्रजातियां थी, उन्हें एक अखिल भारतीय सूची तैयार किया गया। बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों को शिकार पर रोक लगा दिया गया। जिन्हें सूचित किया गया उन्हें क्या किया? रोक लगा दी, इसमें अब शिकार नहीं करना है। अब वन्य जीव के व्यापार पर भी रोक लगा दिया गया था और लोगों को जो है उनकी आवाज़ से कानून सुरक्षा दी जाने लगी। यानी कि वन्य जीवों पर जो रोक लगा दिया गया, जो आपका व्यापार होता था, शिकार होता था, उन पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया गया। देखिए एक टॉपिक लिया देखिएगा, 1973 में बाघ संरक्षण की अनुमति दी गई, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है ना। तो कभी कभी पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में किया गया था। अब देखिए आप लोग का सबसे मेन टॉपिक क्या है कि चिपकू आंदोलन क्या है ना। चिपकू आंदोलन बहुत फेमस रहा हिस्ट्री में भी। तो यह पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष की कटाई पर रोकने के लिए यानी कि विरोध करने के लिए किया था। यह आंदोलन जो है तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमेली जिले में सन 1970 में आरंभ हुआ था। ठीक है, ये 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देता है कि चिपकू आंदोलन से आप क्या समझते हैं। आशा है ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब आगे देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है। अभी हम बताए थे प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। अब आगे देखिएगा, 20वीं सदी के शुरुआत में बाघों की कुल आबादी लगभग 55,000 थी, जो 1973 में घटकर 1875 हो गई। सर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये आपका गलत छापा हुआ है ना, जो बच्चे से लिखे हैं वो गलत लिखा हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए इसमें से आप देखिए कि 20वीं सदी के शुरुआत में क्या था, बाघों की कुल आबादी तो 55,000 थी, लेकिन 1973 से और 1927 के बीच में अगर देखा जाए, 1973 से 1927 के बीच में इसकी संख्या क्या हुई? घट गई थी, बहुत ज़्यादा घट गई थी। इसलिए बाघों को लुप्त से होने से बचाने के लिए 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे डेट है 1973 से लेकर 1827 के बीच में जो है क्या घट गया था, है ना। बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट के कुछ उदाहरण बताइए। तो
बाघ संरक्षण के लिए अलग अलग देखिए उदाहरण है। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया था, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, राजस्थान में मनसिंका वन जीवन पशु विहार बनाया गया था, असम में बार्डर ग्रिप्स रिजर्व था और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व बनाया गया था। इतने सारे जो कि संरक्षण का शुरुआत किया गया था। आगे देखते हैं आरक्षित वन क्या होता है। वैसा वन जिसे सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, रक्षित किया जाता है, उसे आरक्षित वन कहा जाता है। आगे देखते हैं, देखिए अगला सवाल पे आते हैं। तो आपका अगले चैप्टर में से इंपॉर्टेंटली देखिएगा जल संसाधन का। तो जल संसाधन देखिए इसमें आपको छोटा सा बताया गया है कि दुनिया में जो लगभग मात्रा देखा जाए तो 96.5 समुद्री जल में से पाया जाता है, उसमें से पीने योग्य पानी जो 2.5% ही मिलती है। ये आपका टॉपिक ली है, तो ये सब तो नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है, देखिएगा जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख का वर्णन करें। तो देखिएगा आंसर देखिएगा, पीने योग्य पानी की कमी होना जल दुर्लभता कहलाता है ना। और इसका निम्नलिखित कारण है बढ़ती आबादी, सिंचाई में वृद्धि, शहरीकरण औद्योगिकरण को बढ़ावा, जल के प्रदूषण और जल का दुरुपयोग, है ना। जल दुर्लभता का मतलब होता है पीने योग्य जल की कमी होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत से आप क्या समझते हैं। तो जल विद्युत क्या होता है कि जल के प्रभाव से विद्युत पैदा करना, उसे जल विद्युत के नाम से जाना जाता है। और अगर देखा जाए तो 22% भाग जो है जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है। जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है। जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है, क्योंकि जल पीने योग्य जल की जो मात्रा है हमारे पास बहुत ही कम है, इसलिए उसका संरक्षण और अच्छी प्रकार से प्रबंधन करना आवश्यक है। बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या होती है, इसके लाभ और हानि बताइएगा। देखिए बहुउद्देश्य परियोजना क्या होता है, वैसी नदी घाटी परियोजना जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। मतलब कि एक परियोजना शुरू किया गया और जिसका मतलब होता है कि एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करना, तो उसे कहा जाता है नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो देखिएगा वैसी नदी घाटी परियोजना, ठीक है, नदी घाटी परियोजनाएं जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करने में किया जाता है उसे नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। इसके लाभ देखिएगा, सिंचाई और विद्युत उत्पन्न करने में होता है, मत्स्य पालन करने में होता है, बाढ़ नियंत्रण में होता है, मनोरंजन और परिचालन के रूप में होता है, घरेलू और उद्योगों के उपयोग में के लिए किया जाता है। इसका हानि में देखते हैं, बड़े पैमाने पर विस्थापन हो जाता है, वर्षा के दिनों में बाढ़ के टूटने का खतरा बना रहता है और भूमि निम्नीकरण की समस्या बनी रहती है, जल जनित बीमारियों से फैलने की समस्या बनी रहती है। तो इतनी सारी समस्याएं भी है और इतने सारे लाभ भी है और एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती है, इसलिए बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा है। इंपॉर्टेंटली लिखिएगा, क्योंकि बांध में अनेक लाभ होते हैं। देखिए क्योंकि बांध से अनेक लाभ होता है, सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध होता है और भूमजल स्तर का भी बना रहता है और साथ से अनेक कार्यों में किया जा सकता है, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। मानी कि इसलिए उन्होंने यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ठीक है, आशा है कि सारी बातें समझ में आ रहा होगा। एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ बनता है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार से नवीकरण योग्य संसाधन होता है। तो देखिए वैसा संसाधन जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इस परिभाषा के अनुसार अगर हम देखते हैं, जल भी एक नवीकरण संसाधन होता है, क्योंकि जल समुद्र, नदी और तालाब, खेत आदि से भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और जब वो जमा हो जाता है, जब वो संग्रहित हो जाता है तो ठंडा होकर वापस नीचे आ जाता है। इस प्रकार जल चक्र चलता रहता है, इसलिए जो है वो जल है वो नवीकरण योग्य संसाधन बना रहता है। ठीक है, आगे और इम्पॉर्टेंटली तो और दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक सवाल आपके चैप्टर 1 से बन जाता है, राजस्थान और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो ये सवाल उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। एक देखिएगा, है ना, आगे देखिएगा, ये आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। यहाँ पे आप लोग का एग्जाम में ये सब जरूर आता है। तो चावल की खेती के लिए देखिए पहले तापमान की बात करते हैं, तो तापमान आपको कितना चाहिए, 27 से लेकर 30 डिग्री तक का चाहिए। दूसरा, वर्षा की आवश्यकता होती है, तो वर्षा कितना चाहिए, 100 सेंटीमीटर चाहिए। आगे देखिएगा इसमें मिट्टी, तो मिट्टी कौन सा, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, चिकनी या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और राज्य की अगर बात की जाए तो राज्य कौन कौन से में राज्य में इसकी खेती होती है, बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और साथ ही साथ और भी राज्यों में होती है। ठीक है ना,
तो ये सब सवाल जो आने वाला है। अगला सवाल अगर देखते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में है, तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या क्या होती है। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा बन रहा है इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत ये रहा और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ये रहा। आगे देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिएगा। तो भारत में जो कोयला है कितने प्रकार की पाई जाती है? 4 प्रकार की पाई जाती है, जिसे हम लोग एंथ्रासाइट कहते हैं। एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है और लिग्नाइट होता है और एक पीट होता है ना। तो ये 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो जो कोयला होता है 4 प्रकार पाई जाती है। देखिए उसका ठीक एक सवाल आता है कि चाय के उगाने के लिए अनुकूल परिस्थिति बताइए या एक पेय फसल के बारे में बताइए। तो देखिए यहाँ पे आंसर आप मिला लीजिएगा। तो पहला पॉइंट में आपको लिखवाया गया है, चाय की खेती जो सदाबहार वनों में की जाती है, पहला पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है और तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, चौथा पॉइंट यहाँ पर है। आप इसे एक बार मिला लीजिएगा और आंसर लिख लीजिएगा। आगे और सवाल बनना चाहिए। परिवहन संचार ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, माने कि नहीं पूछा जाएगा इतना डिटेल्स में। अब देखिए एक ये भारत में गेहूं के लेकर जो सवाल आता है, गेहूं को उगाने के लिए, तो तापमान देखिएगा, तापमान लिखा हुआ है आपका 15 से लेकर 20 तक का है। वर्षा की बात करते हैं तो 40 से लेकर 75 के बीच में है। मिट्टी की बात करते हैं दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और राज्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। और देश की बात करते हैं तो इसका जो है हमारे फ्रांस भी है, भारत भी है, चीन भी है, तो ये सारे में किया जाता है। ठीक है, आगे ये सब का सवाल आपका नहीं पूछा जाएगा। आप लोग वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा या तो एक बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंटली है, वो आता है एग्जाम में। एक सवाल कभी कभी ये भी पूछता है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है? क्योंकि भारत में सौर ऊर्जा जो होती है वो बहुत पूरे साल भर बना रहता है और यहाँ पे अधिक मात्रा में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। आंसर आप चाहे तो यहाँ से मिला लीजिएगा। एक सवाल देखिएगा यहाँ पे, समन्वित इस्पात और मिनी इस्पात में उद्योग में अंतर। तो देखिए समन्वित इस्पात यहाँ लिखवाया है, मिनी इस्पात दोनों में आपका अंतर लिखवाया गया, आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा। समन्वित इस्पात उद्योग क्या होता है? मिनी इस्पात उद्योग आकार की दृष्टि में जो है बड़ा होता है, ठीक है। बाकी आप लोग आंसर यहाँ से मिला लीजिएगा। समय थोड़ा कम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे हम नहीं बताए हैं। बस क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा। समन्वित और इस्पात जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे ये आपका खत्म हुआ। इसी में से सवाल आपका आने वाला है। आप लोग का 2 और सब्जेक्ट में हिस्ट्री और सिविक्स का है, उसमें से एक एक वीडियो डाल देंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देंगे, आप लोग बस जरूर मिला लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या है और क्या नहीं है। अगर आपको किसी सवाल में प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।